नमस्कार दोस्तों ओपेक प्लस देशों का एक बड़ा डिसीजन आया है। उन्होंने कहा है कि हम जो ऑयल का आउटपुट है, जो सप्लाई है, उसको बढ़ाएंगे, बूस्ट करेंगे। और आप सब जानते ही हो कि ईरान वॉर, स्टेट ऑफ होर्मुज, इन सबको लेकर टेंशन बढ़ा, जिसकी वजह से सप्लाई में इंपैक्ट आया। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या ओपेक प्लस देशों का ये जो डिसीजन है कि हम प्रोडक्शन कोटा बढ़ाएंगे, तो इससे क्या कोई इंपैक्ट आएगा। और यहां पर साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है, जो कि आगे आने वाले समय के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इन सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ओपेक कितना यहां पर आउटपुट बढ़ा रहा है। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि ओपेक प्लस का मतलब क्या है। उसके पहले आपको समझना होगा, ओपेक दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्या है कि ये कार्टेल ऑफ मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। मतलब दुनिया के जो बड़े ऐसे देश हैं जो ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे वो सऊदी अरब, इराक, ईरान, ये सब आते हैं ओपेक कंट्रीज के अंदर। अब इसमें अगर आप देखोगे, जो डार्क ब्लू कलर में है, जैसे सऊदी अरब हो गया, इनफैक्ट ये ईरान हो गया, तो जितने भी डार्क ब्लू कलर में आप देख रहे हो ना, यहाँ पर अगर आप साउथ अमेरिका में देखोगे तो वेनेजुएला भी आता है। तो ये सभी कंट्रीज ओपेक के अंदर आते हैं और दुनिया का 30 to 35% ग्लोबल ऑयल सप्लाई इनका होता है। अब क्या है कि इसमें और एडिशनल कंट्रीज अगर आप देखोगे, चाहे वो रशिया है, ओमान है, अजरबैजान, बहरीन, ये सब को अगर आप मिला दो तो ये ओपेक प्लस बन जाता है। ओपेक में टोटल 13 कंट्रीज हैं, तो यहाँ पर 13 प्लस ये बाकी के कंट्रीज जो हैं मिलकर ओपेक प्लस हो जाते हैं। और ओपेक प्लस का अगर आप देखोगे तो 50% ग्लोबल ऑयल सप्लाई का इनके पास है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जिनका दुनिया के 50% ऑयल सप्लाई के ऊपर कंट्रोल है, तो ये अपने आप में सेंट्रल बैंक ऑफ ऑयल के तौर पर देखे जाते हैं। अब क्वेश्चन यह है कि इन्होंने डिसीजन क्या लिया है। इन्होंने ये कहा है कि मई 2026 से हर दिन, मतलब जो ऑयल का आउटपुट है उसमें 2,06,000 बैरल्स ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और ये मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम भी ऐसे प्रोडक्शन बढ़ाया गया था 2025 में, आई थिंक, जहां तक मुझे याद है अक्टूबर नवंबर के आसपास। और बेसिकली आप समझिए ऑयल का प्राइसेस कैसे डिटरमाइन होता है, तीन चीज़ों के ऊपर। सबसे पहला, सप्लाई शॉक। अगर यहां पर सप्लाई बढ़ेगा तो ऑयल के प्राइस कम होंगे, सप्लाई यहां पर गिरेगा तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो गल्फ कंट्रीज में डिसरप्शन आया है, ईरान वॉर जो चल ही रहा है, मिलियंस ऑफ बैरल्स पर डे अचानक से मार्केट से गायब हो गए हैं, तो इसको नेगेटिव सप्लाई शॉक कहते हैं। फिर दूसरा, डिमांड बिहेवियर। मान लो अगर सप्लाई कम होने के साथ साथ डिमांड भी कम हो जाती, तब तो चलो ठीक हो जाता, ऑयल के प्राइसेस उतने नहीं बढ़ते। लेकिन डिमांड उल्टा गिरने के बजाय और ज़्यादा बढ़ गया है। बढ़ इसलिए गया है क्योंकि अब कंट्रीज़ जो है ऑयल की होर्डिंग करना स्टार्ट कर दी हैं। जैसे भारत में आपने सुना होगा ना, एलपीजी वगैरह को लेकर, कि कैसे कुछ घरों के अंदर कुछ लोग जो है होर्डिंग कर रहे हैं, ज़्यादा एलपीजी अपने आप कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब क्या हुआ है कि कुछ कंट्रीज़ ऑयल ज़्यादा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहाँ पर प्रॉब्लम ना आए। तो इसकी वजह से भी अचानक से डिमांड में उछाल आया है। तो इसकी वजह से भी जो पूरा ऑयल का प्राइसेस है वो डिटरमाइन होता है। और साथ ही साथ रिस्क प्रीमियम तो है ही है। रिस्क प्रीमियम मतलब चाहे ऑयल की सप्लाई बराबर भी रहे, उसके बावजूद भी जब दुनिया को पता है कि वॉर का सिचुएशन है, शिपिंग इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गया है, एस्केलेशन का डर है, तो अपने आप यहाँ पर ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। और इसीलिए जो क्रूड ऑयल है वो $110, $120 इतना आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ओपेक प्लस देश प्रोडक्शन क्यों बढ़ाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, जब इतना ज़्यादा ऑयल के प्राइसेस होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से ग्लोबल डिमांड हर्ट होगी, उनके ऑयल नहीं बिकेंगे उतने, ट्रिगर का रिसेशन होगा, तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो उनको थोड़ा सा देखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है कि ऑयल बहुत ज़्यादा प्राइसेस ना बढ़ जाए अचानक से। और साथ ही साथ मार्केट की क्रेडिबिलिटी भी मेंटेन रहे। मान लो अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और ओपेक कोई डिसीजन ही नहीं ले रहा है, ओपेक प्लस कंट्रीज कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी ना। फिर क्यों ही ये ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर उनको भी दिखाना पड़ेगा कि देखो हम भी यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। और साथ ही साथ प्रेशर भी है बाकी देशों से, जैसे भारत, यूएस, यूरोपियन यूनियन, वो ये कह रहे हैं कि भाई प्रोडक्शन अपना बढ़ाओ। तो प्रेशर इन सारी चीज़ों की वजह से ये बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप बढ़ा तो रहे हो, क्या इसका मार्केट पर कोई इंपैक्ट आएगा? क्या क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्योंकि सबसे पहला है द स्केल। जिस हिसाब से ऑयल के सप्लाई में डिसरप्शन आया है, उसका कुछ भी इन्होंने बढ़ाने की कोशिश नहीं की है। मतलब मैंने आपको क्या बोला, 2 लाख बैरल्स पर डे। आप सोच के देखो ना, दुनिया की जो डिमांड है ना हर दिन ऑयल की, वो है 100 मिलियन बैरल्स पर डे। 100 मिलियन, ये कितना होता है? ये होता है 10 करोड़ बैरल पर डे। और इन्होंने कितना बढ़ाने का डिसीजन लिया? जस्ट 2 lakhs बैरल्स पर डे, तो विच इज जस्ट 0.2% ऑफ डिमांड। तो ये तो समुद्र में एक तिनका जैसा हो गया ना, ये तो कुछ भी नहीं है। आप इतना बढ़ाकर
प्राइसेस में चेंज नहीं ला सकते। और दूसरा है कैपेसिटी, मतलब इन्होंने अगर मान लो डिसाइड भी कर लिया कि हमें प्रोडक्शन और बढ़ाना है, मान लो उन्होंने कह दिया कि हमें 10 मिलियन बैरल्स पर डे और प्रोड्यूस करना है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ड्रिलिंग, लॉजिस्टिक, तो वो रातों रात थोड़ी होता है, उसमें तो पता नहीं कितने वर्ष लग जाते हैं। तो जो कैपेसिटी है उसमें भी कंस्ट्रेंट होता है, उसमें बहुत टाइम लगता है, तो इतना आसान नहीं है सप्लाई को बढ़ाना। और स्ट्रैटेजिक बिहेवियर भी है, क्या है ना कि ओपेक कंट्रीज में आप देखोगे बहुत से ऐसे देश हैं जो नहीं चाहते कि ऑयल सप्लाई बढ़ाएं, क्योंकि उनकी कमाई भी तो हो रही है। अगर ऑयल के प्राइसेस ऊपर होंगे तो उसमें से कुछ देशों को फायदा भी होगा कि उनको ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। तो इन सब कारणों की वजह से ओपेक प्लस इसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है कि जो रिजर्व है, स्ट्रैटेजिक रिजर्व, उसमें से भी तो ऑयल रिलीज किया जा रहा है। स्ट्रैटेजिक रिजर्व जैसे भारत में आपने देखा होगा ना, विशाखापट्टनम में, पद्दूर में भारत सरकार ने यहाँ पर स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाया जिसमें क्रूड ऑयल स्टोर होता है। वैसे ही अमेरिका ने तो बहुत बड़ा बनाया हुआ है, जापान ने बनाया है, बहुत सारे कंट्रीज ने बनाया है, तो उन्होंने अपना रिलीज किया है। लेकिन उसमें भी लिमिटेशन है, वो भी इनइफेक्टिव है, क्योंकि वो टेम्परेरी रिलीफ है, वो लगातार सप्लाई थोड़ी कर पाएगा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन के लिए आप उसको पूरा कर सकते हो। साइकोलॉजिकल और रियल इम्पैक्ट भी समझिए। मार्केट जो है वो जानता है कि जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व है उसमें लिमिटेड ऑयल है, कल ना कल, कभी ना कभी उसमें से भी खत्म हो जाएंगी चीज़ें, तो दैट इज़ वाई प्राइस रिमेन हाई। और साथ ही साथ डिप्लीटिंग सेफ्टी नेट, अगर आज ही वो सारा इस्तेमाल कर लेंगे तो फ्यूचर इमरजेंसी के लिए क्या बचेगा। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व में से भी ऑयल रिलीज किया जा रहा है उसका कोई फायदा हो नहीं रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी जो चिंता है मैं आपको बता दूं, वो ये है कि ओपेक प्लस देशों ने एक बहुत बड़ी वार्निंग दी है। वार्निंग क्या है? सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन। जिस तरह से ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्ट हुआ है, रशिया, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता है, बट यूक्रेन ने जबरदस्त प्रहार किया है ड्रोन्स के थ्रू रशिया के ऊपर, जिसकी वजह से रशिया की जो 40% कैपेसिटी है ऑयल एक्सपोर्ट करने की, वो यहाँ पर प्रॉब्लम में आ गई है। और मिडिल ईस्ट में पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है, तो इसी की वजह से जो ऑयल रिफाइनरीज बॉम्ब किए गए हैं, जो पाइपलाइंस डिस्ट्रॉय हुए हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज डैमेज हुआ है, अब इसको बनाने में पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, मंथ्स टू ईयर्स लग सकता है, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होगा। मतलब सप्लाई डिसरप्शन स्ट्रक्चरल है, ये टेम्पररी नहीं है, आगे फ्यूचर में भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम ही लगेगा। फिर इसके अलावा मैरी टाइम चोक पॉइंट, क्या है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जिस तरह से वेपनाइज हो गया है, 20% ग्लोबल ऑयल ट्रेड वहाँ से गुजरता है, ईरान कभी भी अब उसको ब्लॉक कर सकता है। ये तो पता चल गया ना कि ईरान कभी भी वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अभी तो सोचा जाता था, अभी तक ऐसा हुआ नहीं था, ये तो पहली बार दुनिया ने देखा कि ऐसा भी हो सकता है। तो अब ये चीज़ पता चल गई, तो इसका इम्प्लीकेशन यही होगा कि अब ऑयल वहाँ से ट्रांसपोर्ट होने में बहुत दिक्कत आएगी। और सप्लाई चेन का भी प्रॉब्लम है, क्या है कि ऑयल की सप्लाई चेन जो है वो 3 स्टेप पर डिटरमाइन होती है, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, रिफाइनिंग। अभी क्या है, तीनों स्ट्रेस में चल रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर ये ओपेक प्लस देशों ने वार्निंग दी है कि कोई नियर आपको सोल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा, इसका इम्पैक्ट आगे आने वाले कई महीनों तक हो सकता है। और जाहिर सी बात है, इन सारी चीजों के बीच में कौन फंस गया है? भारत जैसे देश, क्योंकि हम बहुत वल्नरेबल हैं ना, क्योंकि हमारा 85 to 90% क्रूड ऑयल आता है, हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, इन्फ्लेशन आएगा, फ्यूल, ट्रांसपोर्ट, फूड प्राइसेस, इसकी वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट, हमारा इंपोर्ट जो हम कराते हैं उसका बिल बढ़ जाएगा, डॉलर्स की जरूरत पड़ेगी, रुपये कमजोर हो ही रहा है, आप देख ही रहे हो, करेंसी पर प्रेशर आ ही रहा है। फिर इसके अलावा फिस्कल इम्पैक्ट, सरकार के ऊपर डायलेमा है कि वो क्या करे, क्या जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो कंज्यूमर को पास करेंगे तो इन्फ्लेशन का खतरा है, अगर वो सरकार खुद ही एब्जॉर्ब करेगी तो अगेन फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, सरकार डेवलपमेंट पर ज़्यादा नहीं खर्चा कर पाएगी। ओवरऑल सेक्टोरल इम्पैक्ट है, ट्रांसपोर्ट के ऊपर, डीजल कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट हाई, इंडस्ट्री के ऊपर आएगा, एविएशन जो चिंता हो ही रही है कि जिस तरह से ATF के प्राइसेस वगैरह बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल ग्लोबल इम्प्लीकेशन भी अब आप समझिए, यहाँ पर क्या है ना कि ऑयल मार्केट पूरी तरह से फ्रैगमेंट हो गया है, जो कंट्रीज हैं वो आपस में ब्लॉक्स बना रहे हैं, ट्रेड जो है वो जियोपॉलिटिकली शिफ्ट हो रहा है, वेपनाइजेशन हो गया एनर्जी का, ऑयल इकोनॉमिक वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, स्ट्रैटेजिक लीवरेज की तरह। और साथ ही साथ एनर्जी ट्रांजिशन भी अब तेजी से आएगा, दुनिया भर में जो देश हैं उनको लगेगा कि भाई अब रिन्यूएबल की तरफ और तेजी से बढ़ो, जो फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी है उसको कम करो। तो देखते हैं अब आगे इसको लेकर होता क्या है। बड़ा आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको डिटेल में समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ओपेक फॉर्मेशन को लेकर 2 स्टेटमेंट यहां पर दिए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं,
टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज 7 अप्रैल से ही हमारा जो नया बैच है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपको कराई जाती है। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। एंड रिमेंबर, इसके अंदर आपको 18 बुक्स का पूरा सेट तो मिलता ही है, पर्सनल मेंटरशिप मिलती है, सब कुछ A to Z प्रिपरेशन। यूज द कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।